जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड या फिर स्मॉल कैप फंड क्या होता है इसके बारे में जानकारी होगी। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एक ऐसे लार्ज कैप फंड के बारे में जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं बिल्कुल सीधा-सीधा बात करूं तो इस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड होना क्यों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, लार्ज कैप फंड होने के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। सबसे जो पहला और सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे समझ आता है कि ये आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस क्रिएट करता है। लार्ज कैप फंड में जहाँ पे आपको रिटर्न 12 से 15% के बीच में मिल जाता है ईज़िली। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज मुझे दिखती है कि ये आपके जो पोर्टफोलियो है, चाहे मार्केट कितना भी गिर रहा हो, चाहे कितनी भी अनसर्टेनिटी हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, उस कंडीशन में ये आपके पोर्टफोलियो को डाउन नहीं होने देता है। जहाँ स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर माइक्रो कैप में 15% 20% तक गिरावट देखने को मिलती है, यहाँ पे बुरे से बुरे हालत में भी आपको 6% 5% या बहुत हुआ तो 7-8% तक का गिरावट देखने को मिलता है। एंड जब मार्केट रिकवर होता है तो ये चीज़ें भी बहुत तेज़ी से रिकवर हो जाती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक ना एक लार्ज कैप फंड उनको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना चाहिए ताकि उनका पोर्टफोलियो, ठीक है, एक बैलेंस्ड रहे, एक गिरावट वाली कंडीशन में भी ठीक-ठाक उनका पोर्टफोलियो मैनेज रहे। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूँ, एक बढ़िया कोई लार्ज कैप फंड चुनना चाहूँ तो क्या हो सकता है? तो जो मैंने कुछ पैरामीटर पे सेलेक्ट किया है इस लार्ज कैप फंड को, जो कि मैंने आपको बताया निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है। आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन फंड है। अब इसमें क्यों निवेश करना चाहिए, कौन-कौन से पैरामीटर थे, इसके बारे में हम एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। तो कुछ हिस्ट्री इसके बारे में भी जानेंगे। मैंने ऑलरेडी सारा कुछ नोट डाउन करके रखा है, ठीक है? मैं वहाँ पे यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो फंड है स्टार्ट हुआ था 2013 में, और इनिशियली इस फंड की हम बात करें तो ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट करता था। लगभग 200 कंपनीज़ में ये डील करता था उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन जब सेगी सेबी का रेगुलेशन आया और चीज़ें और ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी के द्वारा और थोड़ी टाइटन किए गए, स्ट्रिक्ट किए गए, तो 2018 में इसने क्या किया कि रिक्लासिफाइड किया अपने आप को प्योरली लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में, और तब से यह निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के नाम से जाने लगा, और ये प्योरली लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्टमेंट करता है। अब सवाल ये आता है कि इस फंड को ही क्यों चुनें? लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में तो बहुत सारे फंड हैं, तो हम इसमें ही क्यों चुनें? तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे आता है इसका दिखता है वो फंड मैनेजर। देखिए, जब फंड मैनेजर होता है ना, बहुत सारी चीज़ें उस पे डिपेंड करती हैं। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूँ तो प्रेज़ेंट टाइम में इसके 2 फंड मैनेजर हैं। पहला जो फंड मैनेजर है वो है भाविक दावे। ये अभी रिसेंटली जॉइन किए हैं 2014 में, 1 ईयर अभी इनका ये जॉइन किए हुआ, अभी तक ये बने हुए हैं। लेकिन एक ऐसे भी फंड मैनेजर है जो कि जब ये फंड स्टार्ट हुआ था 2013 में, तब से इस फंड में बने हुए हैं, और उनका नाम है शैलेश राजभान। 2013 से अभी तक ये कंसिस्टेंटली इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, स्टॉक को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर फंड मैनेजर कंसिस्टेंट है अपने स्कीम में, अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो यकीन मानिए वो फंड अच्छे से परफॉर्म करता है। फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब देखो, दूसरा जो पॉइंट जो मुझे नज़र आता है वो है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक, मतलब किस तरह जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले इस फंड का जो मैनेजमेंट है बहुत बेहतरीन है, वो मैंने बता दिया। इसके अलावा गुड ट्रैक रिकॉर्ड, ये चीज़ें भी सिलेक्शन से पहले, मतलब कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, यह फंड या फिर जो फंड मैनेजर है, ठीक है, ये पहले चेक करते हैं कि जिस भी फंड में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, इन्वेस्टर का पैसा, उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उस फंड का जो मनी मैनेजमेंट है वो कैसा है। इसके अलावा पोटेंशियल या फिर फ्यूचर ग्रोथ उस फंड में है, उस स्टॉक में है या नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी की चेक की जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करने से पहले चेक करता है। तो ये सेकंड पॉइंट होगा। एंड जो थर्ड पॉइंट जो कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट भी लगता है, वो है डाइवर्सिफ़िकेशन। इस पोर्टफ़ोलियो में आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन देखने को मिलता है, जिस वजह से यहाँ पे रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगर आप देखोगे इस फंड में टोटल 69 स्टॉक शामिल किए गए हैं। ये डेटा है मई 2025 तक का, और जिसमें से 90% आप देखोगे तो लार्ज कैप फंड में है, और बाकी जो 10% वो एलोकेशन है आपका
मिड कैप कैटेगरी में। और मैं अगर टॉप 10 स्टॉक की बात करूँ तो इसमें जो इस फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें 45% के आसपास आप पाओगे टॉप 10 स्टॉक जिसका एलोकेशन है, जिसमें 3 जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं वो है एचडीएफसी, और दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और तीसरा है आईसीआईसीआई बैंक। इनका अगर कुल वेटेज दिखा जाए तो 45% है। और अगर सेक्टर के हिसाब से भी मैं बात करूँ तो 38.4% आप सेक्टोरल एलोकेशन देख सकते हो पोर्टफोलियो का, जिसमें बैंक हो गया, आईटी हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस हैं, तो इनका कुल मिला के 38% के आसपास सेक्टोरल भी इन्वेस्टमेंट है। तो इस ये 2 चीज़ें मतलब कि 45% पोर्टफोलियो का टॉप 10 स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, और सेक्टर वाइज देखें तो 38.4% सेक्टर वाइज एलोकेशन है अ, इन 3 बड़े सेक्टर में। तो ये 2 चीज़ें इस फंड को और भी ज़्यादा मजबूती देती हैं। और इसके अलावा जो इस म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, वही जब लार्ज कैप फंड होता है तो वहाँ पे आपको बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी ज़्यादातर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर इसका टर्नओवर रेशियो भी देखें तो ये काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलता है। इस फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो 15 से लेके 30% के बीच में ऑन एन एवरेज रहता है। तो ये सब कुछ बढ़िया चीज़ें हैं इस फंड के बारे में। अगर आप किसी लार्ज कैप फंड को चुनने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँ तो लास्ट 10 ईयर में आप देखोगे इस फंड ने 17.9% का ऑन एन एवरेज रिटर्न बना के दिया है, जो कि काफ़ी शानदार है। मैंने बोला है कि 12 से 15%, लेकिन इसने 17.9% बना के दिया है। मतलब हर साल अगर आप इसके बेंचमार्क जो कि निफ्टी 100 टीआरआई है उसको इसने आउट परफॉर्म किया है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है अपनी कैटेगरी का किंग म्यूचुअल फंड है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इस फंड को पहले खुद से भी एक बार रिसर्च कीजिए। ऐसा नहीं कीजिएगा कि मैंने बता दिया तो आपने आँख बंद करके इसमें निवेश कर लिया। ठीक है? मैंने जो टेक्निकल चीज़ें थी और क्या इसकी अच्छी बातें हैं, क्या ख़राब बातें हैं, वो बस आपके सामने रखा है। निवेश करना या नहीं करना ये सारी चीज़ें अब आपके हाथ में हैं। तो अगर आप एक लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, जो कि आपको शामिल भी करना चाहिए भाई, आप मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड या फिर अदर जो कैटेगरी के फंड हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हो, तो एक लार्ज कैप फंड रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। तो आई होप अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि लार्ज कैप फंड क्यों रखना ज़रूरी है, और उसमें भी स्पेशली निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये भी आपको पता चल गया होगा। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। जाते-जाते बस इतना कहना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया है केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए बताया है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह या मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है इस चैनल पे। अगर आपको निवेश करना है तो खुद से पहले रिसर्च कीजिए, क्योंकि देखिए मार्केट में रिस्क तो होता है, चाहे 1% आधा परसेंट का ही रिस्क हो, लेकिन रिस्क एसोसिएटेड एसोसिएटेड होता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले खुद से खूब सारा रिसर्च कीजिए, जाँचिए, परखिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।